नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं ऋतु वर्मा और इस बुलेटिन में हम दिन भर की बड़ी खबरों पर बात करेंगे, अपने रिपोर्टरों से जानेंगे उसके विश्लेषण को भी। इन खबरों पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए आज फिर चुशुल मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। आज सुबह 11:30 बजे से ये बैठक शुरू हुई थी। रक्षा मंत्री आज मॉस्को रवाना होने से पहले कल उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी छूट दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को जमीनी, सीमा, हवाई क्षेत्र और रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर किसी भी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, इन चुनौतियों को देखते हुए ही वायुसेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त बढ़ा दी है। और आज की बैठक में भी विस्तार से क्या रहा बैठक का एजेंडा और किस तरह से ये बातचीत आगे बढ़ रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज की बैठक का अपडेट भी जानना चाहेंगे आपसे, क्या रहा? अमृत, अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मुझे मिल रही है आपकी आवाज। जी अमृत, आज की बैठक लगातार जो तनाव बना हुआ है उसे कम करने की एक प्रक्रिया के तहत चल रही है। आज की बैठक का अपडेट क्या रहा? देखिए, आज की बैठक बेसिकली बुलाई गई थी कि जो तनाव कम किया जाए, जो स्टैंड ऑफ है। आज वो 7वां वीक हो गया। 5 मई को ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था जब पैंगोंग त्सो पर चाइनीज सोल्जर्स की भारतीय जवानों से झड़प हुई थी। फिर उसके कुछ दिन बाद मई 9 को नॉर्थ सिक्किम में झड़प हो गई थी। फिर आप 14-15 की रात का इंसिडेंट तो पूरे मुल्क उससे वाकिफ है। तो अब जो 6 जून को जब कोर कमांडर साहब गए थे मोल्डो, और उनके साउथ शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर जनरल लुई लिन वहाँ मौजूद थे और ये सहमति बनी थी कि इसको डिफ्यूज़ किया जाए, डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कैरी फॉरवर्ड किया जाए। पर वो हो ना सका और 14-15 की रात को जो वाक़या गुजरा वो गुजरा। तो फिर अब बाकी के जो जहाँ पर स्टैंड ऑफ पॉइंट्स हैं उन पर डिसएंगेजमेंट कैसे हो, फौजें कैसे पीछे जाएं, ये PP-14, PP-15, PP-17A, पैंगोंग लेक या TSO, तो उसमें उसको कैसे आगे, उस प्रक्रिया को आगे कैसे लेके जाया जाए। और जो अगर कोई मुद्दे हैं जहां पर दोनों की परसेप्शंस नहीं मिलती हैं, उनको जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनके थ्रू कैसे आगे लेके जाया जाए, ये बातचीत हुई होगी। हालांकि आधिकारिक अभी तक ब्रीफिंग इस पर नहीं हुई है, पर जो सूत्र बता रहे हैं कि इन लाइंस पर आज बातचीत होनी थी दोनों जर्नैलों के बीच में। अब अमृत, इस पूरे एक तरह से इस तनाव के बीच में रक्षा मंत्री का मॉस्को दौरा, हालांकि वहां जो विजय दिवस परेड आयोजित हो रही है उसमें शिरकत करने रक्षा मंत्री गए हैं, लेकिन इस दौरान रूस की यात्रा बेहद अहम हो जाती है। भारत, रूस, चीन, अगर इस लिहाज से देखें, सामरिक संबंधों के लिहाज से, रणनीतिक एक तरह से संबंधों के लिहाज से, और भारत की अपनी आने वाले समय की चीन को ध्यान में रखती हुई रणनीति को देखते हुए आप इस यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि कल रक्षा मंत्री अपने रशियन काउंटर पार्ट से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये जो ऐसा होता है कि एक्सप्रेस पर्पस, ऐसा आपने सही कहा कि मिलिट्री विक्ट्री परेड में शिरकत करने गए हैं, पर जब 3 दिवसीय दौरे पे हों रक्षा मंत्री, तो डिफेंस टाइज, और अब क्योंकि ये जो विजिट है इस वेक में आ रही है, ये इस इंसिडेंट के, और रशिया
रशिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सिर्फ रीजन का ही नहीं, पूरी दुनिया का परमानेंट 5 मेंबर है, P5 का मेंबर है, P5 मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो एक पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस विल्ड करता है। भारत का लॉन्ग स्टैंडिंग अलाई है, चाइना का भी मित्र है। और जिस तरह की स्टेटमेंट्स पहले आई रशिया से कि हम चाहेंगे कि ये मुद्दा और क्राइसिस बातचीत से रिजॉल्व हो, तो रक्षा मंत्री के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत का पक्ष उनके सामने रखें और बताएं उनको कि किस वजह से स्टैंड ऑफ परसिस्ट कर रहा है, और वो उनको एक तरह से पुश करें कि आप अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर एग्जर्ट करें और चाइना पे, क्योंकि आपके अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, कि चाइना इस बात को समझे कि इससे रीजनल स्टेबिलिटी और पीस अफेक्ट हो रही है। और दो बड़ी ताकतें एशिया की और इनफैक्ट बड़ी इकोनॉमीज दुनिया की, जो कहा जा रहा है कि कोविड के बाद अगर कोई दो इकोनॉमीज हैं जो इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, वो चीन और भारत हैं, तो आईएमएफ की प्रोजेक्शंस हैं तो कि ये ही इकोनॉमीज इतनी तेजी से ग्रो करेंगी। तो इन दो ताकतों को के बीच में तनाव दुनिया के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि रक्षा मंत्री इस बात को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट और बाकी चाइनीज लीडरशिप जिनसे वो मुलाकात करेंगे उनके समक्ष जरूर रखेंगे। अमृत, चीन की भी नजर होगी रक्षा मंत्री की इस यात्रा पर, क्योंकि रक्षा जरूरतें जो भारत की हैं उसके लिए बहुत अहम सहयोगी रहा है रूस, हम जानते हैं। और ऐसे समय में जब ये यात्रा हो रही है तो रूस से सुखोई MiG-29, T-90 टैंक, सबमरीन के इक्विपमेंट, ये तमाम चीजें हैं। तो क्या इस लिहाज से भी बेहद अहम ये यात्रा मानी जा रही है? बिल्कुल, जब वो बायलैटरल मीटिंग करेंगे तो इन्हीं जो आपकी डिफेंस पार्टनरशिप है, वो डिफेंस टेक्नोलॉजीज, डिफेंस परचेजेस, उनकी टाइमलाइंस एडियर हों, क्योंकि पहले कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि शायद राफेल एयरक्राफ्ट की जो डिलीवरी है उसमें उसकी टाइमलाइन में कुछ अंतर आए, क्योंकि कोविड के चलते प्रोडक्शंस दुनिया भर में अफेक्ट हुई हैं। रशिया भी कोविड से काफ़ी अफेक्टेड है। तो रक्षा मंत्री चाहेंगे कि रशिया जो अग्रीड टाइमलाइंस है उनको फॉलो करे और एक्सप्रेसिवली प्रेस अपॉन करेंगे कि भारत की सुरक्षा ज़रूरतों के मद्देनज़र रशिया इन इक्विपमेंट्स के जो उसमें कोई इरिटेंट्स हैं उनको आयरन आउट किया जाए, या कोई ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स जो हर्डल्स हैं उनको आयरन आउट किया जाए। तो जब दो रक्षा मंत्री बैठेंगे तो क्लियरली ये बातें होंगी। हाँ, चीन ज़रूर देखेगा, हालांकि इसको मेरा ख्याल है कि जो डिफेंस परचेजेस हैं वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, भारत की रक्षा नीड्स हैं। चाइना के इस वाकया को तो नहीं उसके साथ मिलाकर देखा जा सकता, पर ये है कि जैसे कल 2 दिन पहले वायुसेना अध्यक्ष ने कहा था दैट वी आर रेडी फॉर ओपनिंग 2 fronts if it so requires and we are prepared for 2 fronts। तो 2 fronts पर अगर आप उस तरह की प्रिपेयर्डनेस रखना चाहते हैं तो आपको आपकी नीड्स, जो सुरक्षा नीड्स हैं या डिफेंस परचेजेस हैं उनको, और डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं, जॉइंट प्रोडक्शंस हैं, उनकी ज़रूरतें एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि रक्षा मंत्री ये रखेंगे और चाइना भी गौर से देखेगा कि क्या बात हो रही है दोनों के बीच में। अमृत, अगर चीन की ही बात करें और खासकर अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों के साथ जब भारत अपने कूटनीतिक संबंधों को आगे ले जाने की बात करता है तो सामरिक जरूरतों को देखते हुए कूटनीति के लिहाज से बातचीत चलती है, साथ ही साथ एक दबाव की भी एक रणनीति होती है। हमने देखा कि 14 और 15 की रात में जो हिंसक झड़प हुई उसके बाद से तमाम रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना था कि चीन एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। उस दबाव का जवाब भारत ने दिया, अपने तमाम कदम उठाए गए और तमाम जो बदलाव भी किए गए। जिस तरह के बदलाव बॉर्डर पे भी जो एग्रीमेंट्स के तहत थे 1993 का भी, उसमें भी बदलाव की बात की गई है। तो क्या आपको लगता है कि रूस की ये यात्रा भी चीन पे किसी तरह के दबाव के रूप में काम करेगी? नहीं, डायरेक्टली तो नहीं, पर चीन जरूर देखेगा कि दोनों मुल्क क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि रशिया, जैसे मैंने कहा कि एक पावरफुल कंट्री है, उसकी आवाज दुनिया सुनती है, P5 मेंबर है। दोनों मुल्क, चाइना और रशिया का इंडिया और चाइना का के साथ मैत्रीय संबंध हैं। अभी परसों कल ही उनकी RIC मीटिंग होने वाली है, तीनों विदेश मंत्रियों की। रशिया का बड़ा इंटरेस्ट है इस रीजन में, वो खुद उस आधा रशिया
एशिया में आता है तो वो चाहेगा कि रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी बरकरार रहे, क्योंकि उसके और भी परिणाम होते हैं, सिर्फ इंडो चाइना थिएटर पे नहीं और थिएटर्स पर भी, मान लीजिए सेंट्रल एशिया थिएटर पर भी, क्योंकि बड़ी ताकतें हैं ना, तो इंडो पैसिफिक पे असर होता है। तो रशिया की ये रशिया को और दुनिया को वरी करता है जब ऐसे दो देशों के, बड़े देशों के बीच में तनाव होता है। तो रशिया की ये विजिट मेरे ख्याल से डायरेक्टली चाइना पर दबाव तो नहीं है, पर डिप्लोमेटिक दबाव उतना है कि आपने जैसे ये इस तनाव को कम करने के लिए या चाइना ने जो हरकत की है, हमारी सिर्फ मिलिट्री कमांडर्स ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो सफीर हैं दुनिया की तमाम राजधानियों में पोस्टेड, वो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप देखिए जी इनका रवैया, और ये कैसे अनरीजनेबल एक्ट कर रहे हैं, और सोल्जरिंग के नाम पर इन्होंने ठगरी की है। तो ये आप दुनिया के सामने रखते हैं, तो चाइना पर उस तरह का दबाव है। जी अमृत, चुशुल मोल्डू में जो कोर कमांडर स्तर की आज बातचीत हुई है, ये कल भी जारी रहेगी, कोई अपडेट? जी मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ये है कि तमाम बैठकों का दौर चलेगा, ये कहा है फौज ने, और उन्होंने कहा है कि ये जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड द टॉक्स विल टेक प्लेस एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ये डिव कमांडर लेवल पे हो सकती है, कोर कमांडर लेवल पे हो सकती है, ब्रिगेड का कमांड लेवल पे हो सकती है, सेक्टोरल लेवल पे हो सकती है, बटालियन अगर डिसंगेजमेंट होती है तो बटालियन कमांडर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और फौज ऑन रिकॉर्ड है कि ऐसी मिलिट्री लेवल की कई बातें हो सकती हैं, क्योंकि भारत का साफ इस पे स्टैंड है कि भारत चाहेगा कि ये क्राइसिस डिफ्यूज हो जाए बातचीत के के थ्रू। और चाइना साथ ही साथ एक मैसेज जरूर है जो बदला हुआ है कि अगर चाइना कोई मिस एडवेंचरिज्म करता है तो भारत की फौजें बिफिटिंग रिप्लाई देंगी चाइना को। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरे विषय पे शुक्रिया। भारत के खिलाफ अपनी नापाक गतिविधियों को जारी रखते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जिसमें सेना के एक जवान दीपक कार्की शहीद हो गए। डीडी न्यूज को दी गई जानकारी के अनुसार तड़के करीब 3:30 और 5:30 बजे पुंछ और राजौरी के सीमावर्ती जिलों में भारत के अग्रिम चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए गोलीबारी का सहारा लिया गया, जिसका भारतीय सेना ने बहादुरी के साथ जवाब दिया। तो वहीं दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग कापरान वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने इलाके में 2-3 आतंकवादियों को घेर रखा है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेश रैना जी। सुरेश रैना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मुठभेड़ को लेकर क्या अभी ताजा जानकारी है? ऋतु जी, एक्चुअली ये जो मुठभेड़ हुई ये कश्मीर के वेरीनाग इलाके में इलाका कापरन है, वहां पर ये झड़प हुई है। सुबह शुरू हुई है। एक्चुअली एक पेट्रोलिंग पार्टी थी, वहां जा रही थी, तो उस पे उन्होंने घात लगा के हमला किया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन एक जंगली इलाका है, जंगल का इलाका है, तो सेना की तरफ से और भी वहां पर फौजें भेजी गई और अभी मुठभेड़ अभी जारी है वहां पे। अभी क्या कहना क्या है कि कितने आतंकवादियों के होने की संभावना जताई गई है इस पे? ऋतु जी, अभी इस बारे में कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि एक काफी दुर्गम इलाका है, कापरन इलाका, वेरीनाग से एक पहाड़ जंगली इलाका है, वहां पर कुछ छुपे हुए थे उग्रवादी, छुपे हुए थे वहां पे ये। और हमारी एक पेट्रोलिंग पार्टी वहां से जा रही थी, वो 10 आदमी की पेट्रोलिंग पार्टी थी, तो उस पर उन्हें फायर कर दिया। तो क्योंकि जंगली इलाका है, वहां पर दुर्गम इलाका है, तो सेना ने फिर अपने वहां पर और अपनी फौजें भेजी हैं, तो अभी उनके साथ वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया है, तो अभी पूरा पता नहीं चल पा रहा है कि कितने वहां पर उग्रवादी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश राय इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सशर्त अनुमति दी है। कोर्ट ने 18 जून के आदेश में बदलाव किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मंदिर प्रबंधन बोर्ड और ओडिशा सरकार सख्त प्रावधान के साथ रथ यात्रा कराने पर विचार करे, जिसमें आम जनता शामिल ना हो। ओडिशा सरकार ने कहा कि वह केंद्र के साथ समन्वय रखेगा।
इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी। विकास, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, जिस तरह से आस्था पर, कोरोना पर आस्था की जीत हुई है, क्या इसे ये कहा जाए, या फिर जो शर्त लगाई गई है वो शर्त काफी सख्त हैं जिनके तहत रथ यात्रा को मंजूरी दी गई? देखिए ऋतु, जहां तक की जाए तो केंद्र ने आज ये कहा कि बहुत महत्वपूर्ण रथ यात्रा है और सदियों से चल रही है, इसीलिए कोई ऐसा विकल्प तलाशा जाए जिससे कोर्ट का जो भी कोर्ट की चिंताएं हैं वो भी दूर हों और जो ये परंपरा है उसको भी जारी रखा जा सके। इस पर कोर्ट ने जब सुनवाई की, विशेष बेंच गठित होने के बाद, तो कोर्ट ने ये कहा कि हम इसके बिल्कुल प्रबंधन, डिटेल प्रबंधन है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम सीधे ये चाहते हैं कि आप इस बात को समझें कि इससे किसी तरह से बीमारी ना फैले। अब उसको किस तरह से कंडक्ट करना है, कैसे आप रथ यात्रा आयोजित करेंगे, ये आप राज्य सरकार और मंदिर प्रबंधन बोर्ड बैठकर आपस में तय करें। लेकिन जो मुख्य विषय है वो ये है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि जनरल क्राउड इकट्ठा ना हो। इसको लेकर के केंद्र ने अपनी तरफ से ये सुझाव दिया था और उड़ीसा सरकार भी सहमत दिखी थी कि ये यहाँ पर लोगों से कहा जाएगा कि वो अपने घरों में रहकर टीवी पर जो इसका टेलीकास्ट आएगा उसको देखें और ब्लेसिंग्स जो लेने हैं वो वहीं से लें, बाहर ना आए। तो अगर इस तरह की जो भी उपाय हैं इनको अब लागू किया जाता है तो एक बैलेंस के साथ यहाँ पर चीजों को किया जा सकेगा। कोर्ट ने फिलहाल ये कहा कि जो भी डिटेल्स हैं, किस तरह से कंडक्ट करना है, किनको अलाउ करना है, मंदिर प्रबंधन बोर्ड और राज्य सरकार आपस में बैठकर ये तय करें। राज्य सरकार ने कहा कि हम केंद्र के भी संपर्क में लगातार बने रहेंगे, समन्वय हमारा लगातार बना रहेगा। तो जब तक तीनों पक्ष एक राय हो गए कि रथ यात्रा होनी चाहिए और उनके पास पर्याप्त इंतजाम होंगे, इस पर कोर्ट ने फिर अपना आदेश वापस ले लिया। 18 जून का जो आदेश था, तो अब क्या क्या डिटेल्स हैं वो अभी साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी और कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि हम 18 जून का आदेश वापस ले रहे हैं, और उसके पहले की जो बातें थी वो कोर्ट ने आदेश में किस तरह से लिखाई हैं ये थोड़ा कुछ समय में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि कोर्ट को ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो मंदिर प्रबंधन बोर्ड है और कुछ ऐसे भी लोग थे जो व्यक्तिगत रूप से भी कोर्ट में आए थे, ये मांग करते हुए कि रथ यात्रा को अनुमति दी जाए, उनको सुनने के बाद कोर्ट ने 18 जून के आदेश को वापस ले लिया है। अब कल रथ यात्रा में कोई कानूनी रुकावट नहीं है, कोई अदालती अड़चन नहीं है। अब ये मामला राज्य सरकार और मंदिर बोर्ड के बीच का। विकास, कल ये यात्रा शुरू होनी है, आज इसकी अनुमति दी गई है, तो तमाम वो एहतियात, वो जो शर्त रखी गई हैं वो क्या है कि जिनके लिए क्या इतना वक्त राज्य सरकार के पास है कि वो उनको पूरा कर सके? देखिए, दो तीन बातें यहाँ पर सुझाई गई थी जिनके लिए अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर इनको फॉलो किया गया इन बातों को। पहली बात कि आम लोग घर से नहीं निकलेंगे, किसी तरह से रथ यात्रा में शामिल नहीं होंगे, जैसा कि सामान्य दिनों में होता था। लाखों लोग इकट्ठा होते थे और रथ यात्रा में हिस्सा लेते थे, तो वो लोग नहीं आएंगे। मंदिर प्रबंधन बोर्ड के भी सीमित लोगों को रथ यात्रा कंडक्ट हो सके, चल सके, सीमित लोगों को, सीमित संख्या में लोगों को अनुमति मिलेगी, जो कि मास्क लगा के, जैसे कि क्वारंटाइन, जो भी डायरेक्शंस हैं इसके लिए कि आप मास्क लगा के निकलेंगे, सड़क पर इस तरह से नहीं निकलेंगे, और डिस्टेंसिंग जितनी मेंटेन कर सकते हैं आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। तो ये सारी बातें कल भी लागू कराई जा सकती हैं। इसको लेकर के कर्फ्यू की एक बात है कि कर्फ्यू लगाना चाहिए ताकि लोग सड़कों पर आए ही नहीं। तो ये जो दो तीन चीजें हैं इनके लिए वक्त प्रशासन के पास है अभी भी, क्योंकि ज्यादा ये मामला सिर्फ इतना है कि जानकारी पहुंचानी है लोगों तक कि वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और अगर कर्फ्यू लगाया जाता है तो उसकी जानकारी दी जाएगी। मंदिर प्रशासन अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा था लगातार, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद ये थी कि शायद कोई राहत मिल जाए, इसलिए वो अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे थे। रथ पूरी तरह सजे हुए थे। आज सुबह एक फोटो भेजी गई थी कि रथ पूरी तरह से तैयार हैं। तो बोर्ड अपनी तरफ से तैयारियों में जुटा हुआ था। उनके लिए कोई मतलब अकस्मात होने वाली चीज नहीं है कि उनको कंडक्ट करने में कोई दिक्कत आनी चाहिए। तो वो उनकी तैयारियां अपनी जगह हैं। अब प्रशासन को अपनी तैयारियों पर देखना है कि वो कर्फ्यू लगाते हैं या आम लोगों को किस तरह से कन्वे करते हैं, सूचनाएं देते हैं। लाइव टेलीकास्ट होगा, लोगों से कहा गया कि लाइव टेलीकास्ट होगा, आप उसको घर में बैठ के देखें, और जो भी आप
आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं भगवान जगन्नाथ की, वो आप घर पर बैठ कर लें। तो जो श्रद्धालु हैं, उम्मीद इस बात की जाती है कि वो भी फॉलो इन सारी डायरेक्शंस को करेंगे, क्योंकि पहले जो रवैया था वो बेहद सख्त था। और दूसरी बात ये कि जो रथ यात्रा है ये एक दिन में खत्म नहीं होती, पूरा जो आयोजन है, तरह तरह के आयोजन है, तो उसमें फिर राज्य सरकार आगे किसी भी तरह की कोई शर्तें लगा सकती है, किन्हीं आयोजनों को रद्द कर सकती है अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे कोविड-19 को लेकर के जो गाइडलाइंस हैं। तो ये सारी चीजें अब राज्य सरकार ही बिल्कुल इनको सब देख रहा है, मॉनिटर करेगा, सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दी गई। बिल्कुल विकास, तमाम एहतियात बरती जाएंगी जो कि निर्देश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही साथ एक लंबी परंपरा सदियों से जो पुरी में रथ यात्रा की आ रही है वो परंपरा नहीं टूटेगी। कल बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए। और बात अब कोविड की, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज एक बार फिर कोविड-19 की भारत में क्या स्थिति है इसकी जानकारी दी गई, जिसके मुताबिक अब तक 2,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 55.77% पर पहुंच गई है। अभी करीब 1,74,000 से ज्यादा मरीज संक्रमित हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। केंद्र सरकार लगातार टेस्टिंग लैब की क्षमता बढ़ा रही है। देश में कुल लैब की संख्या 981 हो गई है, जिनमें सरकारी लैब की संख्या 722 और निजी लैब की संख्या 259 है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में राजधानी में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई को अलग मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता नितेंद्र, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि रिकवरी रेट बढ़ रहा है। 50 से लेकर आज हम 54 तक पहुंच गए हैं, 55 तक पहुंच रहे हैं। ये एक उम्मीद पैदा करती है, लेकिन दिल्ली और मुंबई की स्थिति ने एक संकट पैदा किया है। दिल्ली की स्थिति को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि अब गृह मंत्री अमित शाह ने अब जो एक तरह से नई गाइडलाइंस कह सकते हैं, नए तरीके से अब दिल्ली को किस तरह से कोरोना से मुक्त किया जाए उस तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये भी बताता है कि लापरवाही कहीं हुई है? बिल्कुल, अगर शुरुआती दौर में देखा जाए तो दिल्ली में एक तरह से लापरवाही बरती गई है दिल्ली सरकार की तरफ से, और जिसका नतीजा ये रहा कि संक्रमण के मामले बढ़ते गए। लोगों की टेस्टिंग बीच में नहीं हो पा रही थी, अगर वो डायरेक्ट किसी के कांटेक्ट में आ रहे थे उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। एसिम्प्टोमेटिक लोगों को टेस्ट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से संक्रमण बढ़ता जा रहा था और रेट जो डेथ का था वो भी बढ़ता जा रहा था। तब हालात इस कदर हो गए कि केंद्रीय गृह मंत्री को इस पे लगातार बैठक लेनी पड़ी। दिल्ली एनसीआर के जितने भी जिलाधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनके साथ भी बैठक हुई और उसके बाद एक टास्क फोर्स की एक जो डॉक्टर बीके पॉल के अंडर में कमेटी बनाई गई, जो उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए। उन तमाम सुझावों को दिल्ली में लागू किया गया। तब जाकर के जो कंटेनमेंट जोन है उसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है, सर्विलांस की जो स्पीड है उसको बढ़ाई गई। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में जो कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में जो लोग संक्रमित है उनकी जांच हो पा रही है, और जिसका नतीजा आ रहा है कि कई सारे और बदलाव किए गए, चाहे वो होम क्वारंटाइन को लेकर के हो या फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन को लेकर के हो। इस तमाम जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है उसको बदलने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा यह है कि अब केसेस भी अब ज्यादा से ज्यादा दिख रहे हैं। 3,000 एवरेज दिल्ली में केस दिख रहा है। और अगर पूरे भारत में बात करें तो दूसरे नंबर पर दिल्ली का केस पहुंच गया। अगर महाराष्ट्र पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था, तमिलनाडु को क्रॉस करते हुए दिल्ली जो है अब दूसरे नंबर पे चला है। तो निश्चित तौर पे शुरुआती जो लापरवाही है उसका नतीजा ये रहा। लेकिन अब जब केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने जब कमान संभाला है तो बहुत सारे संक्षेप में, जब हम अनलॉक 1 में हैं, ऐसे में अगर सीरोलॉजिकल सर्वे ताकि पता चल सके कि इन्फेक्शन कितना फैला है, अगर हम दिल्ली में यहीं तक अभी पहुंचे हैं इस लड़ाई में, तो ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। देखिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट कई एरिया में हो रहा है, कंटेनमेंट जोन में हो रहा है। इससे ये पता चलेगा कि जो कंटेनमेंट जोन के और उसके बफर जोन में कितने लोगों को कोरोना हो गया और होने के बाद वो ठीक हो गए। तो ये भी एक सारी के जरिए भी टेस्टिंग हो रहा है। जो लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं बताऊं कि अगर लोगों के लिहाज से कि भारत जो है प्रति लाख कि आबादी पर भारत में संक्रमण दुनिया में सबसे कम है। WHO की ऋतु एक रिपोर्ट में बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि प्रति लाख जो भारत में केस है वो
30 है। अगर 1 लाख लोग हैं तो उनमें मात्र 30 लोग संक्रमित है, और वैश्विक जो है ग्लोबल इसका एवरेज 3 गुना ज्यादा है, 114 है, यानी 1 लाख पे 114 लोग संक्रमित है। तो भारत ने अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए। मैं अमेरिका का भी डाटा बताना चाहूंगा जी कि हाँ, हम अमेरिका में उम्मीद कर 1 लाख सकते पर हैं कि नए नियम जो बदले गए हैं, खासकर दिल्ली को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली में बढ़ते मामलों को, दिल्ली वालों को कुछ राहत मिलेगी, कुछ उम्मीद बंधेगी कि कोरोना से इस लड़ाई में इस बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत थी, जिस तरह से लगातार दिल्ली में संक्रमित मामले बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और बात वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत किर्गिस्तान में फंसे यात्री आज विशेष विमान से इंदौर के देवी अहिल्या एयरपोर्ट पर पहुंचे। किर्गिस्तान के बिश्केक एयरपोर्ट से रवाना हुई ये उड़ान नई दिल्ली होते हुए इंदौर आई। इस फ्लाइट में विदेश में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी थे। विशेष विमान से दिल्ली में 23 यात्री उतरे, जबकि 125 यात्री इंदौर एयरपोर्ट पर उतरे। इन सभी यात्रियों को अब उनके संबंधित जिलों में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी ने भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए और कहा कि कोरोना से सभी का बचाव और सुरक्षा प्राथमिकता है। इस खबर पे हमारे साथ अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, वंदे भारत मिशन का ये तीसरा चरण इस समय चल रहा है और ये 30 जून तक रहेगा, 2020 तक। क्या कौन कौन से देश मुख्य हैं? आज किर्गिस्तान से हमने देखा और स्टूडेंट्स पे खास तवज्जो भी दी जा रही है। अब बिल्कुल थर्ड फेज की बात की जाए तो 11 जून को शुरू हो गया था। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रोक्सीमेटली जारी रहेगा और फोर्थ फेज जो है वो भी इसी के साथ शुरू हो जाएगा। थर्ड फेज और फोर्थ फेज की अगर खास बात की जाए, जो सरकार ने अनाउंस किया है कि इन फेजेस के अंदर 1000 फ्लाइट्स का परिचालन किया जाएगा। हमने देखा कि फेज 1 से लेकर के अगर यात्रा है तो फेज 3 मोर एडवांस स्टेज में है। इसमें प्राइवेट एयरलाइन ऑपरेटर्स भी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो 1000 फ्लाइट्स फेज 3 और फेज 4 में होंगी, उसके अंदर 300 फ्लाइट्स तो एयर इंडिया की और एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी, लेकिन बाकी की जो 750 फ्लाइट्स हैं ये प्राइमरीली जो प्राइवेट एयरलाइन कैरियर है वो होंगे। हमने कल भी देखा कि किस तरह से इंडिगो ने इवैक्यूएशन किया है, रिपैट्रिएशन की है। तो अब तवज्जो बेसिकली इस बात पर है कि कैसे ज्यादा से लोगों को इवैक्यूएट किया जा सके। नंबर 1, चार्टर फ्लाइट के माध्यम से भी प्राइमरीली 1 लाख 1.5 लाख के आसपास लोगों को रिपैट्रिएट किया गया है। तो फेज 3 से ज्यादा मच मोर एडवांस्ड फेज 4 होगा। हमने देखा कि डायरेक्ट टिकटिंग की सुविधा भी अब मुहैया करा दी गई है, ताकि आप एमईए से रजिस्टर करा करके या मिशंस में रजिस्टर करा के आप डायरेक्टली टिकट्स को बुक कर सकते हैं फ्लाइट के माध्यम से। तो मच मोर एडवांस स्टेज में इस समय पर फेज 3 और फेज 4 की कैटेगरी को मान सकते हैं, जिसमें कि जो इस समय तक जो रिपैट्रिएशन है 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। अगर हम वंदे भारत मिशन या फिर लैंड बॉर्डर से जो लोग वापस आए हैं, वेरियस मोड ऑफ समुद्र सेतु से अगर वापस आए हैं, तो 2.5 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो जाहिर सी बात है फोकस इसी बात पर है कि कैसे प्रायोरिटी के बेसिस पर स्टूडेंट्स हो गए, जो वर्कर्स हैं, उन लोगों को वापस लाया जा सके। और इसके साथ ही सरकार स्किल मैपिंग का काम भी कर रही है। जो लोग विदेशों से वापस आ रहे हैं उसके स्किल सेट को मैप करी, ताकि जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा है कि लोग यहां से गांव की तरफ गए हैं तो शहर में एक डेफिसिट क्रिएट हुआ है, तो कैसे जो अब्रॉड से जो यहां वापस बड़े शहरों में आ रहे हैं इनको स्किल सेट मैप करके यहां पर उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जा सके, इस बात पर भी सरकार का फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरे मसले पर शुक्रिया। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।